देखिएगा क्वेश्चन है आपका सबसे पहल का क्वेश्चन भाई देख करा है ना 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, 1848 के जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ इसका क्या सब कारण था, तो तोनी लोग का ये 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछेगा। और कितना बार पूछ ले देख 13, 14, 19, 20, 22, 24। हम आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में पूछ ले है या फिर पूछेगा। ठीक है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं लाएंगे। देखो करा लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये जो लुई फिलिप था ना वो क्या कर दिया, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको बना दिया, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। आगे देखिए जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ये जो गीजो था ये प्रतिक्रियावादी आदमी था। ठीक है, वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब ये गीजो का मानना ये था कि किसी भी प्रकार का सुधार की आवश्यकता नहीं है, जो चीज जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। क्या जाता है, जो चीज जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, आगे देखिए लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। ठीक है, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। मतलब लुई फिलिप ये चाहता था जो पूंजीपति वर्ग जो है, ठीक है, पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं के साथ हम भी रहेंगे, उसको अपने साथ रखना पसंद किया। हाँ, उसका बात मानना जो है उसको लुई फिलिप को जो है बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, उसके शासन काल में देश में भूखमरी। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए जब सरकार हमारे देश की सरकार है वो पूंजीपति के साथ देगा, जो पूंजीपति वाले लोग होंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, उनका साथ जब हमारा सरकार दे लगेगी तो गरीब जनता क्या भूखे मरेगा, गरीब जनता भूखे मरेगा ना। अब मान लीजिए सरकार जब पूंजीपति का लोन माफ करने लगे, पूंजीपति का जो है व्यवसाय में मदद करने लगे, पूंजीपति वाला व्यक्ति यानी कि फिक्स जो पूंजीपति वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो वो कोई कंपनी का मालिक होगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक होगा, वो जब दाम बढ़ाएगा तो उसका जो मान लीजिए उसकी कंपनी में जो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है उसका वो दाम बढ़ाएगा तो उसका सीधा असर गरीब जनता पे पड़ेगा। और गरीब जनता अगर वो जिस मूल्य में उस सामान को बेचेगा वो एफर्ट नहीं किया ना, उसके पास उतना पैसा नहीं रहेगा खरीदने के लिए, तो गरीब जनता तो भूखले मरेगा। ठीक है, वही बात हुआ। ये जो लुई फिलिप था ये पूंजीपति को जो है सहयोग करने लगा, पूंजीपति को ये पसंद करने लगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ भाई मेरे, जिसके कारण देश में क्या हो गया, भूखमरी हुआ एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। इसी कारण से 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और यही कारण था 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का। आप लोग नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। देखिए लुई फिलिप क्या किया, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। किसको, गीजो को। और ये जो गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो गीजो एक प्रतिक्रियावादी आदमी था। ठीक है, गीजो क्या था, प्रतिक्रियावादी आदमी था। इसको किसी भी तरह का बदलाव इसको मंजूर नहीं था। और लुई फिलिप खुद जो है पूंजीपति वाले जो लोग थे उसके साथ जो है इसका बहुत बड़ा साठगांठ था। ठीक है, तो अब जब इसको जो है जब बड़े बड़े लीडर जो है पूंजीपति का सहयोग करने लगे, पूंजीपति के पक्ष में बात करने लगे, ठीक है, तो फिर आम जनता क्या होगी, भूखले मरेगी, आम जनता बेरोजगार हो गए। और जब आम जनता बेरोजगार हुई, भूखमरी बढ़ी, तो लोग क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। कंप्लीट है बात। चलो 1 नंबर तुम लोगों का डन होता है। दूसरे का देखेगा देख जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, तो उन्हीं लोग को जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। हम थोड़ा लेट से वीडियो इसलिए लाते हैं जो क्वेश्चन खोजने में टाइम लग जाता है, और इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए ना। आप लोगों का भी कहना सही है जो भैया इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 गो क्वेश्चन खोजने में आप 1 सप्ताह लगाते हैं। तो आज से मतलब अभी से हम सोच रहे हैं जो आपको पर डे जो है वो वीडियो प्रोवाइड करवाए, और ऑब्जेक्टिव भी हम तो उन्हीं लोग को करवाएंगे, ऐसा बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी होगा। लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव होगा, चलिए देखिएगा। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, ले भाई असहयोग आंदोलन जो था ये क्यों स्थगित कर दिया गया, तो देखिएगा सब। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर जो है हमला करके 5 फरवरी 1922 को, कितना, 5 फरवरी 1922 को
ठीक है, 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। इसी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। कुछ समझा? नहीं समझा? समझो। देखो क्या हुआ था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गोरखपुर जिला के अंदर एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड तुम लोग पढ़ के आया होगा, ठीक है, चौरी चौरा कांड पढ़ के आया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ भाई मेरे, गोरखपुर के अंदर एक छोटा सा जगह है चौरी चौरा। क्या है? चौरी चौरा छोटा सा जगह है, जिसमें असहयोग आंदोलन के में जो लोग शामिल थे वो जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए जा रहे थे, और इसको क्या किया, पुलिस वाला से खदेड़ दिया। ये जनता को जो है, यानी कि जो लोग जुलूस निकाल के जा रहे थे उनको पुलिस वाला खदेड़ दिया। अब ये सब गुस्सिया गया, ये सब गुस्सिया गया तो क्या किया, उल्टे पुलिस वाला को दौड़ा दिया। अब पुलिस वाला को दौड़ाया तो पुलिस वाला क्या किया, अपने आप को थाना में जा करके बंद कर लिया। अब थाना में बंद कर लिया तो ये आदमी से जो जुलूस में था शामिल, वो कह रहा हमको ये बेवकूफ समझा है, बताओ। हाँ, ये क्या ना, ये थाना में ही आग लगा दिया, थाना में आग लगा दिया, और ये जितना पुलिसकर्मी था, लगभग 22 को पुलिसकर्मी था, ये सब क्या हो गया, वहीं पे जल गया। तो क्रांति का देखिए, आंदोलन का एक ही नियम होता है, आंदोलन का एक ही नियम होता है, जो आंदोलन में उग्र नहीं होना है, आंदोलन में कोई भी सरकारी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जब हम ये सब नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो सरकार के नजर में हम आ जाते हैं, जो इतना इतना नुकसान किया और आपको भरपाई करना है। अगर आप किसी चीज को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, ठीक है। तो इसमें नो डाउट, तो ये घटना जो हुआ था चौरी चौरा की घटना भाई मेरे, ये हुआ था ना आप लोगों का 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। और 5 फरवरी 1922 को हुआ तो गांधी जी को लगा अब ये आंदोलन को कुचल देगा अंग्रेज सरकार। तो गांधी जी क्या किए, 12 फरवरी 1922 को क्या किए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, ठीक है। तो तोनी लोग याद रखेगा इतना बात, जो क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया, तो याद रखेंगे जो असहयोग आंदोलन को इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि गोरखपुर जिले के एक छोटे से, ठीक है, छोटे से गांव, ठीक है, या छोटे से जगह चौरी चौरा में क्या हुआ, राजनीतिक जुलूस ने, ठीक है, राजनीतिक जुलूस ने पुलिस कर्मियों पर, यानी कि लगभग 22 पुलिस कर्मियों को जो है हत्या कर दिया, ठीक है। ये जिसके चलते गांधी जी को जो है 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। बीच में आप लोग अपना समय लिख दीजिए, 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों की जो है जान ले ली थी। ऐसे मतलब अपना बना के लिख दीजिएगा, बाकी तो नहीं लोग को पूरा बात जो है हम समझा दिए हैं। कंप्लीट है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है तुम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है, करा है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। ले भाई, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम पूछ रहा है ना, तो सिंपल लिखेगा, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। कितना? गोंडवाना समूह का जो कोयला क्षेत्र है वो 4 नदी घाटी में पाया जाता है। कितने नदी घाटी? 4 नदी घाटी। पहला है दामोदर, दूसरा का है सोन, तीसरा का है महानदी, ठीक है, और चौथा है गोदावरी घाटी। क्या है? गोदावरी घाटी। याद रहेगा, फाइनली इसको याद कर लेना, सब नहीं याद होगा तो याद कर लेना। चलो अगला देखिएगा 4 नंबर। रे भाई देख 4 नंबर क्वेश्चन, संघीय शासन की 2 विशेषता बताइए। देखो संघीय शासन सिंपल याद रखेगा, जब राज्य और केंद्र, ठीक है, राज्य और केंद्र मिलकर जब कहीं पे शासन चलाएगा ना तो ये कहलाता है संघीय शासन, ठीक है। कह रहा है संघीय शासन की 2 विशेषता निम्नलिखित है, दोहरी सरकार, एक सरकार तो केंद्र वाला, एक सरकार राज्य वाला। जैसे केंद्र का जो अलग सरकार होता है, केंद्र में अलग एक प्रधानमंत्री होते हैं, अलग से वहां सड़क परिवहन मंत्री होता है, अलग से शिक्षा मंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य में गृह विभाग का अलग मंत्री होता है। देखिए ना, गृह विभाग का अलग मंत्री होता है, उसके बाद जो है सड़क परिवहन मंत्री राज्य में अलग होता है, जल मंत्री अलग होता है, शिक्षा मंत्री अलग होता है। तो जब राज्य और सरकार मिल करके, केंद्र और राज्य मिल करके सरकार चलाएगा तो यही कहलाता है संघीय शासन व्यवस्था। और भारत में तो संघीय शासन व्यवस्था है। देखिए पहला विशेषता, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, ये बात हम बताए हैं पहले, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। ले कंप्लीट है ना। उसके बाद शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, कह संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य
सरकार के बीच बंट जाती है। मतलब ज्यादा पावर किसके पास रहता है? केंद्र के पास। और जो सत्ता होता है ना, जो सत्ता होता है वो केंद्र और राज्य में बंट जाता है, याद रखना भाई। चलो आगे देखिएगा, अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन तुम लोगों का। क्वेश्चन क्या है भाई? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन। देखो पहले संरक्षण और प्रबंधन समझ क्या होता है। जब कोई खनिज को, ठीक है, हम क्या करेंगे, बचा बचा के उपयोग करेंगे। ठीक है, बचा बचा के उपयोग करेंगे या इस प्रकार से उपयोग करेंगे जो वो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में आ जाए, तो यही होता है संरक्षण। मतलब ज्यादा हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसको बचा के रखेंगे, यही तो संरक्षण है ना। देखो क्या करा खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग ही खनिज संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण मतलब क्या? बचा बचा के और बढ़िया से उपयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो क्या कहलाएगा? खनिज संरक्षण कहलाएगा। देखो खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, यानी कि सिंपल बात, जैसे मान लो जो हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के विकल्प हम खोजते हैं ना। जैसे मान लो जो अभी बाइक चलता है, तो इलेक्ट्रिक बाइक आया ना, इलेक्ट्रिक बाइक आया तो उसके विकल्प हम खोजेंगे। जैसे मान लो अभी बिजली का उपयोग हम कर रहे हैं, अब बिजली हम जब सोलर पैनल से बना रहे हैं तो ये तो एक विकल्प हुआ। जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो भी हमारे पास है वो तो विकल्प के रूप में ही है। ठीक है, जो पवन ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, तो ये सब विकल्प के ही रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, इस पे तो नियंत्रण करेंगे, इसके अलावा उनके विकल्प को भी हम क्या करेंगे, खोजेंगे। खनिजों के अपशिष्ट पदार्थ का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग, परिस्थिति पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण। ठीक है, यानी कि जो खनिज हम उपयोग कर रहे हैं तो उस पे हमारे पर्यावरण का, ठीक है, कहने का मतलब ये जो खनिज हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उपयोग के बाद पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी तो हमको देखना है। जैसे मान लो जो जब हम पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे बाइक हो गया आपका, उसमें जब मोटर बाइक में पेट्रोल जलता है, ठीक है, तो धुआं निकलता है ना सलेंसर में, और ये धुआं जो निकलता है ये प्रदूषण का कारण बनता है। तो मतलब हम परिस्थिति को बचा करके, अपने पर्यावरण को बचा करके, ठीक है, यानी कि पर्यावरण पे जो है इसका कुप्रभाव नहीं पड़े, इस पे नियंत्रण करेंगे। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति तो को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है खनिज प्रबंधन। क्या कहलाता है? खनिज प्रबंधन। इतने तुम लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है, इतना नहीं लिखना है। तुम लोग लिखेगा क्या, लिखेगा खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग ही खनिज संरक्षण कहलाता है। ठीक है, खनिजों पर नियंत्रण, इसके अलावे जो है हम उनके विकल्प को खोज कर भी कर सकते हैं, उनके विकल्प को खोज कर भी क्या कर सकते हैं, मतलब उनके विकल्प को खोज करके कर सकते हैं। 2-3 लाइन आप लोगों को लिखना है, इतना ज्यादा नहीं लिखना है, याद रखना सब। 2-3 बात बोले हैं वही लिख देगा सब। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर करा औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति देखो, करा औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा 18वीं शताब्दी के बाद उत्पादन की पद्धति बदल गई। ठीक है, 18वीं शताब्दी से पहले क्या होता था भाई मेरे, कोई भी वस्तु का निर्माण जो होता था ना, कोई भी वस्तु का निर्माण जो होता था वो हाथ से होता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में ऐसा क्रांति हुआ, जो सब चीज बनने वाला मशीन, ठीक है, कपड़ा बनने वाला मशीन आ गया, ठीक है, बहुत सारी चीज बनने वाला मशीन जो है आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो है ठीक है, नए नए मशीन का आविष्कार हुआ। तो लोग में उत्पादन की क्षमता जो है ना, मतलब लोग जो पहले हाथ से करते थे तो बहुत दिन में जो है कम सामान का उत्पादन कर पाते थे, अब जो है कम दिन में ज्यादा सामान उत्पादन होने लगा, यानी कि कम समय में ज्यादा सामान उत्पादन होने लगा। देखो करंट उत्पादन में नई तकनीक और मशीन का व्यवहार आरंभ हुआ। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, उत्पादन की पद्धति क्या हो गया, कोई भी चीज बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो तरीका था, वो क्या हो गया, बदल गया। और इसमें जो है उत्पादन में नई तकनीक और मशीन का व्यवहार क्या हो गया, आरंभ हो गया। ठीक है, मानव श्रम यानी कि मानव के बदला में, ठीक है, मशीन क्या हो गया, उत्पादन करने लगा, मशीन काम करने लगी, उत्पादन किया, नई प्रक्रिया ही औद्योगिक क्रांति कहलाई। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब ये जो औद्योगिक क्रांति किसको कहेंगे, तो लिखिएगा भाई मेरे, औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा 18वीं शताब्दी के बाद उत्पादन की जो पद्धति था वो क्या हो गया,
बदल गया और पूरी तरह बदल गया। इसमें जो है उत्पादन में नई तकनीक से जो है उत्पादन किया जाने लगा और जहां पे मानव जो है कम सामान अधिक समय में जो है कम सामान उत्पादन कर पाता था, वहां पे भाई मेरे जो मशीन जो है, ठीक है, कम समय में अधिक उत्पादन करने लगा, ठीक है, और यही जो है औद्योगिक क्रांति कहलाई। कंप्लीट है। चलो सातवां नंबर देखेगा सब, करा ना, बंधुआ मजदूर हुआ होते, ओ सॉरी पहले क्वेश्चन में देखने दो। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ले भाई, बंधुआ मजदूर देख, कह रहा बंधुआ मजदूर वो होते हैं जो किसी कर्ज या मजबूरी के कारण बिना अपनी मर्जी के मुफ्त या कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देख, बंधुआ मजदूर हम उसको कहेंगे जो किसी मजबूरी के कारण, या तो मतलब जो एक होता है ना जो पहले से पैसा ले है, उसके यहाँ जो है लगातार काम कर रहा है, काम कर रहा है, या फिर उसको जो है एक शोषण करने के लिए कहीं से उठा करके ले आया और जबरदस्ती जो है बिना मजदूरी के काम करवा रहा है, तो ये सब बंधुआ मजदूरी कहलाता है, ठीक है, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं, ठीक है। उनकी आजादी भी छीन ली जाती है, ठीक है, बंधुआ मजदूर की आजादी छीन ली जाती है। हम बोले ना, या तो मान लो जो हम किसी से पैसवा ले लिए, एग्रीमेंट बना लिए, हाँ एग्रीमेंट बना लिए, जो आप जो है हमको साल का जो है 50,000 रुपया दीजिएगा, हम आपके यहाँ काम करेंगे लगातार, आपके यहाँ लगातार काम करेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम 3 साल के एग्रीमेंट बना लिए, उससे 2 साल के एग्रीमेंट बना लिए 50,000 में, तो 50,000 में वो हमको 2 साल का एग्रीमेंट है अगर, तो जितना उसको मन होगा ना सब काम करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भाई मेरे तुम लोग याद रखो, जो बंधुआ मजदूर यही होता है जो कि तो पहले से पैसा ले ले है, अन्य तो कोई मजबूरी में उसके यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, और उसका पूरा आजादी जो है छीन लिया जाता है, पूरा आजादी छीन लिया जाता है इसमें, ठीक है, उनकी आजादी भी छीन ली जाती है। यह एक प्रकार की शोषणकारी प्रथा है। हम पहले बता चुके थे, जो बंधुआ मजदूर जो करवाता है ये शोषण करता है। कंप्लीट है ना, तो ये तुम लोग याद रखेगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 8 नंबर क्वेश्चन भाई मेरे कह रहा सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग, तो देखना सर्वहारा वर्ग कह रहा सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान हो गया, मजदूर हो गया, आम लोग हो गया शामिल होते हैं, ठीक है। मतलब सर्वहारा वर्ग में, ठीक है, सिंपल लिखेगा तो सब, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम लोग शामिल होते हैं जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, और पूंजीपतियों के द्वारा यह वर्ग क्या होता था? शोषित होता था, यानी कि पूंजीपति वाले जो लोग होते थे इनका शोषण करते थे। कंप्लीट है। चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, तो नहीं लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन देखेगा, कह स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन देखो कितना बार पूछ ले है, देखेगा स्वयं सहायता समूह, कह रहा स्वयं सहायता समूह 10-20 लोगों का एक क्या होता है? समूह होता है। ये अपने बचत को जोड़कर एक कोष तैयार करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जो है बचा करके बहुत बड़ा जो है कोष तैयार कर लेते हैं ये लोग, जो अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और भाई वाह, यही कहलाता है स्वयं सहायता समूह, याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा, निजीकरण क्या है? निजीकरण यह ना करा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब निजीकरण क्या है? सिंपल देख, किसी सरकारी संपत्ति, उद्योग या सेवा को निजी कंपनियों या व्यक्तियों को सौंपना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। सिंपल बात समझना आप, जैसे मान लो कोई सरकारी कंपनी है, ठीक है, या कोई सरकारी एक तरह से हम कह सकते हैं जो सरकारी पर्यटन स्थल है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, ये सब सरकारी चीज है, सरकारी संस्था है ये सब, ठीक है, सरकार की संपत्ति है। और जब इसको हम कोई निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप देंगे, इसका जिम्मेवारी हम निजी क्षेत्र के हाथ में दे देंगे और कहेंगे इसका देखभाल वही करेगा और जो कमाई होगा ये हमको देगा, ठीक है, मतलब एक नियम बना दिया जाएगा जितना % हमको देगा, पूरे साल का या 5 साल का इतना लेंगे, ऐसे करके कुछ बना दिया जाएगा, तो यही कहलाता है निजीकरण। ये क्या कहलाता है? निजीकरण, ठीक है। तो देखिएगा फिर से देख क्या कह रहा है, कह रहा किसी सरकारी संपत्ति, मतलब कोई भी सरकारी संपत्ति है, जैसे रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, ये सब उद्योग हो गया, सेवा हो गया,
या ये सब जो है, इस सेवा को जो है निजी कंपनियों या निजी व्यक्तियों को सौंपना ही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है भाई। समझ में आ रहा ना? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य सरकारी संस्था, उद्योग या सेवा का विकास करना होता है। इसका उद्देश्य ये की होता है, जैसे मान लो जो कोई प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में देखता होगा कितना बड़ा सुविधा, कितना बढ़िया सुविधा रहता है। अभी देखो जियो का सुविधा देखो कितना बेटर है, और आप लोगों का जो BSNL है, ठीक है, उसका नाम भी कितना लोग नहीं जानता है, लेकिन सरकारी कंपनी है वो, ठीक है। तो बात ये होती है, जो जब कोई निजीकरण चीज होता है तो उस पे जो व्यवसाय होते हैं वो ज्यादा ध्यान देते हैं, और सरकार जो है कोई भी चीज पे जो है कम ध्यान देती है। तो खास तौर पर तोने लोग इतना बात याद रख, ज्यादा दिमाग में लगाना है, जो कोई भी सरकारी संपत्ति है, ठीक है, उसको किसी निजी व्यक्ति के हाथ में, ठीक है, यानी कि निजी व्यक्ति के द्वारा जब संचालन किया जाता है तो वही निजीकरण कहलाता है, ठीक है। और टोटल जो है तोहर भाई जो है 10 क्वेश्चन जो है, टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किसका? SST का, ठीक है, करवा दिया है। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन जो है तुम लोग को अब देने की बारी है। हाँ, तुम लोग टेंशन साफा नहीं लो। अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का बात है तो इतना जरूर हम करवा देंगे, जिसको पढ़ के आप लोग एग्जाम पास हो जाइएगा, ठीक है। तो बाकी जो है तब तक के लिए धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।